किया था उसको मैं बढ़ा लेता हूँ। जो भी मैं अभी चर्चा करूँगा उसका दायरा पूरा लिख लीजिए कि कितना एक्सपांशन करना है आपको। तो जितनी भी मैं आगे जाके चर्चा करूँगा प्लेसेस की, लोकेलिटी की, उसमें एक तो आपको रामसर साइट देखना है। रामसर साइट जो वाटर रिजर्वायर होते हैं, लेक होते हैं, आर्टिफिशियल लेक, नेचुरल लेक, तरह तरह की लेक्स हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस बार 75 रामसर साइट्स हैं। तो 75 रामसर साइट्स हमको पता होना चाहिए। उसमें क्या क्या होना चाहिए वो भी हम देखेंगे, बट सबसे पहले तो रामसर साइट। दूसरे नंबर पर बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व बहुत इम्पॉर्टेंट है। 18 है, वो 75 है, ये 18 है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व। 100 के आसपास हमको नेशनल पार्क्स करने हैं। लगभग 100 नेशनल पार्क्स हम लोग करेंगे इन लोकेशंस में, जिन लोकेशंस की बात हम कर रहे हैं। अभी तो चूंकि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय की बात कर रहे हैं तो वहाँ तो ज़्यादा नहीं है, जो थे हमने चर्चा कर ली। अब नीचे आएंगे तो अब बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम मैदानों में आएंगे चीज़ें बढ़ेंगी। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो बहुत हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जो चर्चा में रहती है, खबरों में रहती है। न्यूज़ में बने रहने के बहुत सारे कारण हैं उनके। एंडेंजर्ड स्पीशीज है, पोचिंग है, इलीगल ट्रेड है, या रीइंट्रोडक्शन है, जैसे चीता का है, टाइगर का है, लायन का है। तो रीइंट्रोडक्शन की वजह से भी वो चर्चा में रहती है, तो वो हमको करना है। तो नेशनल पार्क्स के बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, देन एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज, साथ ही इन जगहों पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वो भी देखना है। इसके अलावा भी जो लोकल फ्लोरा और फोना है वो हमको देखना है। लोकल फ्लोरा, फोना, मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मिनरल्स, यहाँ आपको इन जगहों पर जो बताया जा रहा है उसमें मिनरल्स देखना है। इंपॉर्टेंट इज इंडस्ट्रीज, उद्योग जो लगे हुए हैं वो देखना है। पावर प्रोजेक्ट्स, जो ऊर्जा परियोजना है वो देखना है। डैम्स, ठीक है, वो देखना है। अब कुछ चीज़ें जो है कि यहाँ से नेशनल हाईवे गुजरा है या ये नहीं है, वो अभी हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं। बाकी इन लोकेशंस से जुड़ी हुई चीज़ें ये सब साथ साथ स्टडी करना, इसी के साथ स्टडी करना। बहुत जो रूटीन स्टडी होती है उसमें हम स्टेट याद करते हैं कि ये किस स्टेट में है। एडजेसेंट स्टेट भी देखते हैं कि इसके आसपास 2 या 3 स्टेट में मिल करके है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ज्योग्राफी में आते हैं। ये हम थोड़ा सा बात कर रहे थे इकोनॉमिक ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट में चले गए थे। अब आइए ज्योग्राफी में हिल्स के नाम। यहाँ पे आपको हिल्स के नाम देखना है, कौन सी पहाड़ी है। वैलीज, प्लेटूज, पठार। तो हिल्स, वैलीज, प्लेटूज, रिवर्स एंड प्लेन्स, मैदान। अब क्लियर हुआ, तब जाकर के हमारा मैप वाला जो स्टडी है ये कवर होगा। तो ये चीज़ें आ गई ज्योग्राफी वाली। फिर आइए अगला जो हम इसी के मैप के साथ जोड़ते हुए हैं, इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स, तीर्थ स्थान। इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट जो तीर्थ स्थान है, बहुत सारे तीर्थ स्थान हैं जो आपको अलग अलग, उसमें हिंदू तो हैं ही हैं,
साथ साथ इस्लाम के, सिखों के हैं, वो सब भी हमको देखना है। कहीं आपको बड़ी मस्जिद मिलेगी या दरगाह मिलेगी, जैसे अजमेर के बारे में बात करते हैं या फतेहपुर सीकरी के बारे में बात करते हैं, तो वो इस्लाम से जुड़े हुए तीर्थ स्थान। उधर आप चर्च के बारे में बात करोगे, ईसाइयों के, गोवा में जब जाओगे और वहाँ पर आप चर्च की बात करते हो, तो ये तो इम्पोर्टेंट पिलग्रिमेज साइट से बहुत सारा चीज़ ये वाला कवर हो जाता है। ठीक है, तो अब जो आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ इस सप्ताह का, उसमें है नेशनल हाईवेज, रेलवे जोन्स। अच्छा, ऊपर जो आपने लिखा फर्स्ट वाली जो लिस्ट थी, रिवर एंड प्लेन, क्या था? नहीं, फर्स्ट वाले में नहीं, फर्स्ट वाले में नीचे एंडेंजर्ड स्पीशीज, नहीं, और उससे आखिरी में डैम्स के बाद। अच्छा, आपने लिखा, यहां पर आप मैंग्रोव्स लिख लेना, इसी जगह पे मैंग्रोव्स, इंपॉर्टेंट मैंग्रोव्स। इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, इंडिया के इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, मैंग्रोव्स, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, इंपॉर्टेंट कोरल्स, कोरल रीफ्स, इंपॉर्टेंट कोरल रीफ्स। ये सब एक साथ पढ़े जाएंगे, एक साथ नोट्स बनेगा, क्योंकि बार बार आप अंडमान निकोबार में नहीं जाओगे। इस तरह की तैयारी करो कि अंडमान निकोबार में जा रहे हैं तो फिर आइलैंड भी देख रहे हैं, कोरल रीफ्स भी देख रहे हैं, ठीक है, नेशनल पार्क भी देख रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व भी देख रहे हैं, और कोई रामसर साइट है तो वो भी देख रहे हैं, और इम्पोर्टेंट अगर पिलग्रिमेज साइट है, टूरिस्ट साइट है तो वो भी देख रहे हैं, और वहाँ का फ्लोरा फोना भी देख रहे हैं, तो वहाँ के एंडेंजर्ड स्पीशीज भी देख रहे हैं। और सेकंड जो, हाँ, फिर यहीं से, हाँ, इसी के लास्ट में जो मैंग्रोव्स लिखा है वो लिखा आइलैंड्स एंड, हाँ, कोरल रीफ्स। इसके बाद लिख लीजिए ट्राइब्स, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, ह्यूमन ज्योग्राफी आ जाएगा। अब ह्यूमन ज्योग्राफी का एंगल लेके आना है आपको, तो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस, इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन पूरा, तो ट्राइबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड लिंग्विस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये लैंग्वेज भी यहीं आ जाएगी। अब आपका घेराव समझ में आ रहा है कि ज्योग्राफी को, अब आप कभी पुराने क्वेश्चन वगैरह उठा के देखोगे तो लगेगा कि इससे बाहर नहीं जाएगा। फिर जो ज्योग्राफी बचती है वो फिर बिल्कुल ही अलग है, क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी, और वो बिल्कुल अलग है, उससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। लेकिन ये आपका जीएस का स्ट्रांग बन जाता है इससे, ठीक है, और इसको जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज का डिस्ट्रीब्यूशन और ट्राइब्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो दो हैं ये इधर आ जाएंगे। फिर आएगा कल्चरल ज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, उसमें आएंगे डांस, फेस्टिवल, डांस, फेस्टिवल, म्यूजिक, लिटरेचर। वैसे लैंग्वेज के वहां पर आप लिटरेचर भी लिख सकते हो, लेकिन लिटरेचर इसमें डाल सकते हैं, लिटरेचर, ठीक है, वो इधर आ जाएगा। एंड इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, स्पोर्ट्स भी लिखिए, स्पोर्ट्स एंड इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। जैसे भूपेन हजारिका की बात करते हैं तो आसाम, एकदम से फिर आपको आसाम याद आना चाहिए। भूपेन, असमिया लैंग्वेज, शंकरदेव, तो ऐसे आपको एक एक वहाँ के प्राचीन से लेके
अभी तक का, वो सब भी याद आना चाहिए। ठीक है, तो ये कल्चरल ज्योग्राफी हो जाएगी, सांस्कृतिक भूगोल हो जाएगा। तो एक ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, एक सांस्कृतिक भूगोल हो गया, यानी कल्चरल ज्योग्राफी हो गई। अब जाकर के समझ में आया? हाँ, ये है। अब आप इसके साथ और चीज़ें अगर फैलाना चाहते हैं तो जैसे कि IITs हैं, IIM हैं, एम्स हैं, कहाँ कहाँ एम्स खुले हैं, ये सब चीज़ें जोड़ेंगे तो ऐसे तो विस्तार आप चाहे जितना दे दो, उसका कोई और शोर नहीं है। ठीक है, लेकिन हमने फिर भी ज्योग्राफी के अंदर पढ़ने की कोशिश की है कि जिसको ज्योग्राफी के स्वरूप में मैप को देखते हुए पढ़ाई करनी है। तो आपका नोट्स इतना वास्ट होना चाहिए। आसाम जब लिख रहे हो तो ये सारी चीज़ें ऊपर से लेके आखिरी तक की सारी चीज़ें ये उसमें बननी चाहिए। ठीक है, तब फिर आसाम पे आपका कमांड आएगा। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। उत्तराखंड की जितनी झीलें हैं, पिलग्रिमेज साइट है, वहाँ का बायोस्फीयर रिजर्व है, वहाँ के नेशनल पार्क हैं, वहाँ की रिवर्स हैं, वहाँ की हिल्स हैं, वहाँ पर जो ये फ्लोरा फोना और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ और तमाम डांस फेस्टिवल फूड, सब कुछ फूड भी डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्रॉप बेस्ड होगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट हो जाएगा, टूरिज्म का पार्ट हो जाएगा। चीज़ें समझ में आ रही हैं? फिर आपका एक सेटिस्फेक्शन आएगा। मगर उसके बाद प्रश्न बहुत कम खराब होंगे आपके एग्जाम में, फिर ज्योग्राफी से क्वेश्चन खराब नहीं होंगे। कई बार कई लोगों का ये बहुत वीक पार्ट होता है ज्योग्राफी, वो सबसे स्ट्रांग हो जाएगा अगर आप इस पे काम करेंगे तो। और इस पे 1 महीना दिया जा सकता है। अगर कोई 12 महीने तैयारी करता है तो 1 महीना इस काम पे दिया जा सकता है, बुरा नहीं है, क्योंकि ये आपको कई जगह पर समृद्ध करेगा। मेंस में लिखने के लिए काफ़ी आपको मैच्योर करेगा। बाकी जो सॉइल है, चट्टान है और रॉक्स की बात करते हैं, चट्टानों की बात करते हैं, ये सॉइल की बात करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, ये बिल्कुल अलग चीज़ है, उसको हम अलग से लेंगे। वो बिल्कुल एकदम हार्डकोर ज्योग्राफी जो है वो हम फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट वो बिल्कुल अलग करेंगे। अभी हम मैप बेस्ड, मैप में आप लोकेशन देख करके जब जाते हो तब ये सब चीज़ें दिमाग में आती है। और इन सब में जो कन्वेंशनल पार्ट है, स्टैटिक पार्ट है, वो लगभग 30% होता है, 70% करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। ये जो जितना भी मैंने आपको लिखवाया इसमें करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन 70% होते हैं, और कन्वेंशनल क्वेश्चन या स्टैटिक क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी है, इस साल कोई चर्चा में नहीं है। जैसे कि हम लोकटक झील कहें कि वो मणिपुर में, इस साल उसकी चर्चा होना जरूरी नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन अगर आता है, इस साल बिल्कुल खबरों में लोकटक झील नहीं था, फिर भी अगर उसका प्रश्न आता है तो ये स्टैटिक और कन्वेंशनल पार्ट हो गया। लेकिन लोकटक में ही कोई न्यूज है, और इस वजह से यदि लोकटक पूछा जा रहा है तो वो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन हो गया। ऐसे जब आप सारी चीजों को जोड़ते हैं, चूंकि इसमें एनवायरमेंट का बहुत बड़ा पार्ट आ गया, तो ऐसे क्वेश्चंस तो 25 क्वेश्चन होते हैं 100 में से। और प्योर आप ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन देखते हैं कि प्योर ज्योग्राफी बिल्कुल, तो वो 8 से 10 प्रश्न, वो ज्यादा नहीं। 100 में से 8 से 10 प्रश्न ही मिलेंगे आपको। लेकिन जब आप ऐसा पूरी तरह से इन सब चीजों को करंट अफेयर्स से जोड़ देंगे, उसको इकोनॉमिक्स से जोड़ देंगे, उसका बहुत सारा पार्ट इकोनॉमिक्स में जुड़ जाता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो जाता है। बहुत सारा पार्ट वो इन्वायरमेंट हो जाता है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट हो जाता है, जबकि वो ज्योग्राफी है, लेकिन वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक्स में जाता है, इधर वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में चला जाता है ना। तो नेशनल हाईवे वगैरह करिए, नया सिस्टम आ गया है नेशनल हाईवे का, बिल्कुल नए नामकरण किए जा रहे हैं। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 तरीके से नामकरण है, एक को ऑड और एक को इवन नंबर में दिया जा रहा है। ठीक है, 1, 3, 5 ऐसे नंबर दिए जा रहे हैं। ऊपर से ऐसे देखेंगे तो 2, 4, 6 इस तरह से नंबर दिए जा रहे हैं। तो नीचे तक जाएंगे आप तो 84, 86 तक चला गया है, वो इधर 69, 66 तक चला गया है। उसको शुरू कर रहे हैं इधर से
आसाम साइड से, वेस्ट बंगाल से, ईस्ट टू वेस्ट, उसको नॉर्थ टू साउथ, तो ऐसा करके वो नंबरिंग है। तो बेसिक आइडिया भी यदि आप नेशनल हाईवे का निकालेंगे मिल जाएगा आपको, ऐसे ही इन्फोग्राफिक्स में ही मिल जाएगा, गूगल में टाइप करेंगे तो नया जो नाम दिया जा रहा है, नामकरण, नॉमेनक्लेचर जो नया वाला है वो आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। तो वो ब्लू में दिया हुआ है ऐसे, और ऐसे रेड में दिया हुआ है, खड़ा जो दिया है वो ब्लू में, ऐसे रेड में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको आप देखिए, वैसे भी अंदाज से भी देखेंगे तो वो गलत नहीं होगा। वो जो बहुत फेमस है 2 नंबर वो वाला, वो श्रीनगर लेह वाला ऊपर से, तो वहां से शुरू करेंगे तो नीचे एकदम कन्याकुमारी तक, या जो केरला से लेके इधर जोड़ने वाला। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और जोड़ दीजिएगा, पासेस, दर्रे ऊपर वाली जो सबसे ऊपर वाली लिस्ट है, जहां हिल्स लिखा था आपने, हिल्स के पास में पासेस, दर्रे, हाँ बीचेस, गुड, इंपॉर्टेंट बीचेस, कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन, हाँ उसमें आपने जहां पर आइलैंड्स लिखे हैं उसके पास में कोस्टल लाइन कर लेंगे। हाँ वो इसी में आ जाएगा। एंडेंजर्ड स्पीशीज के ऊपर आप एनिमल रिजर्व्स कर लीजिए, उसमें दोनों आ जाएंगे, एलिफेंट रिजर्व भी आ जाएंगे, टाइगर रिजर्व्स भी आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है ऐसे भी याद करना। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व डेंसिटी वाइज कौन सा है? जिम कार्बेट। ठीक है, एरिया वाइज सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नहीं, साउथ में जाएगा। हाँ हाँ, नहीं देखिएगा सबसे बड़ा, हाँ शायद, हाँ सबसे एरिया वाइज देखेंगे तो वहां जाएगा, कुद्रेमुख है शायद वो वहां है। हाँ तो देखिए उसको, और वेल मैनेज्ड, वेल मेंटेन्ड, वो मिलेगा आपको पेंच, मध्य प्रदेश का, जो सबसे अच्छे से मैनेज किया हुआ है टाइगर रिजर्व। और ऐसे कुछ टाइगर रिजर्व जैसे पलामू है, ऊपर है आसाम में ऊपर, जहाँ पर टाइगर रिजर्व तो है लेकिन टाइगर नहीं है। ऐसे टाइगर रिजर्व भी आपको तैयार करना है जिसमें टाइगर अब है नहीं, जब सेंसस करने जाते हैं तो मिलता नहीं, लेकिन टाइगर रिजर्व की दर्जा उसको मिला हुआ है, स्टेटस मिला हुआ है। वो भी एक समय सरिस्का के बारे में भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये भी उसके साथ जुड़ जाएंगे। लगभग हो गया। ठीक है, अब हम रिचुअल्स और कस्टम्स में फिर ज़्यादा सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी आ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वैसे ट्राइब्स लिखोगे तो थोड़ा थोड़ा उसके साथ जा सकता है, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा, उसको छोड़। अभी हम मैप बेस्ड लिख रहे हैं, क्योंकि रिचुअल और कस्टम तो मैप में दिखता नहीं ना उस तरह से। चाहे तो कर सकते हैं। फेस्टिवल आई गया, फेस्टिवल आई गया, उसी का पार्ट है। फूड भी आ गया तो उसी का पार्ट हो गया। ओणम में क्या क्या खाते हैं, ओणम कहाँ का है, तो वो उसका पार्ट तो आ ही गया। ठीक है, तो मुझे लगता है एक आउटलाइन आपको मिल चुकी है। ये पूरा सप्ताह आपको यही करना। अगले सप्ताह हम पूरी तरह से एकदम प्योर ज्योग्राफी में आ जाएंगे। ठीक है, तो तब तक जो है आप इसकी तैयारी कर लीजिए। 7 दिन अगर आप इसको दे देंगे तो सुखी रहेंगे आप, इंटरव्यू तक सुखी रहेंगे। इंटरव्यू का बहुत बड़ा पार्ट है, और इंटरव्यू में जब इनके आंसर आप देते हो तो आप शार्प कहे जाते हो कि आप बहुत शार्प हो, मतलब बहुत तेज हो, बहुत ही इंटेलिजेंट हो, ऐसा वो रिएक्ट करते हैं इंटरव्यू बॉडी। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये आप 7 दिन रट लो तो ऐसा आ जाएगा। इसके लिए मैप बेस्ड बनाने से फायदा होता है कि विजुलाइज होती है चीजें, पिक्टोरियल डिपिक्शन एक तरह का आता है, उसमें आपको चित्रित होती हुई चली जाती है। आपको ऐसा लगता है जैसे सिनेमा चल रहा है, वो आप तैयार कर सकते हो यदि मैप साथ साथ है। जैसे हम अभी उत्तराखंड में हैं, जैसे हम हिमाचल में हैं, कल मैं बात कर रहा था लद्दाख में, चंगतंग वाली बात कर रहा था, तो वहीं पे मैंने आपको एक तरह से रामसर साइट भी है,
जो सो मोरेरी वो इसी साल की रामसर साइट, पिछले साल वाली। तो रामसर साइट भी है, वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और उसके पास में फिर उधर जाओगे तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी आ गया। और लद्दाख का हानले गांव है, तो वो करंट अफेयर से न्यूज़ में भी आ गया, जो मैंने आपको बताया टेलीस्कोप लग रहा है भारी भरकम। तो जाके देखा आपने फिर उसको? जाके देखिए तो आपका बहुत सारी चीज़ें वहाँ कवर हो जाएगी। और लद्दाख तो हमने यूनियन टेरिटरी बनाया है, तो शायद यूनियन टेरिटरी रहेगा भी वो, क्योंकि उसको तो स्टेट और विधानसभा वो सब मिलेगी नहीं। जम्मू कश्मीर को तो मिल जाएगी, लेकिन लद्दाख को तो नहीं मिलेगी। तो यूनियन टेरिटरी बना रहेगा, तो ट्राइब्स आ जाएंगी, फेस्टिवल आ जाएंगे लद्दाख के। तो ऐसा करके आप पूरा लद्दाख जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो लद्दाख में रहिए ना, उसको बाहर रह करके बनाना है आप लद्दाख को। वहीं बने रहिए, मैप में वहीं बने रहिए और उसको कंप्लीट करिए इन चीज़ों को। फिर पासेस बहुत है वहाँ पर, पासेस बहुत हैं, वो सब चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी है, तो इसलिए करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, तो पूछा जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कैसे तैयार करना है, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड में आ जाइए। कल हम कहाँ थे? हम वहाँ तक गए थे ना, नदी निकाली थी हमने, अरुणाचल प्रदेश में जाके देखा था। हाँ हाँ, रेंजेस तो उसका पार्टी है, कल ही हमने कर लिया। तो माउंटेन रेंजेस ठीक है, ऐसे, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं कि हम बार बार उसकी परिक्रमा करें, तो एक ही बार में हम लोग उसको पूरा करते हुए जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्तराखंड, उत्तराखंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उत्तराखंड में आ जाइए। लद्दाख में मैंने लगभग चीज़ें आपको बता दी है, ग्लेशियर्स भी बता दिए, इसमें ग्लेशियर्स भी आ जाएंगी, पीक्स भी आ जाएंगी, रेंजेस भी आ जाएंगी। ऊपर माउंटेन जो आप लिख रहे हो, हिल्स जो लिखा है ना, तो हिल्स के साथ रेंज, पीक और ग्लेशियर्स। अगर ग्लेशियर साउथ में तो ग्लेशियर मिलेंगे नहीं, लेकिन यहाँ नॉर्थ में आपको ग्लेशियर मिलेंगे, तो ग्लेशियर्स के नाम। और चूंकि 2 हिल्स हैं, 2 रेंज है, उसके साथ बीच में जो जगह है वो पास है, वहीं से तो रास्ता निकला है, तो पासेस जरूर करिए। 20 के आसपास इंपॉर्टेंट पास है, वो कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है पासेस का। सिल्क रूट से लेकर के इधर खैबर पास जो है, वो हमारे पास तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास है। खैबर पख्तूनवा बोलते हैं उसको, अब तो पीओके का पार्ट हो गया, है ना। चलिए, तो हम जरा उत्तराखंड में आते हैं, पड़ोसी हिमाचल प्रदेश में आते हैं, फिर उत्तराखंड में आएंगे। यस, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, हेमिस नेशनल पार्क, हाँ लद्दाख के वहाँ वो छूट गया, हेमिस नेशनल पार्क। दो चोटियां बताई थी आपको, 2 तालाब बताए थे, चंद्रताल और सूर्यताल, चिनाब जहां से निकली हुई। ठीक है, वैलीज देखेंगे तो आपको यहाँ कुल्लू वैली, ठीक है, तो कुल्लू मनाली जो आप बोलते हो, किन्नौर, कुल्लू मनाली, ये सब। यहाँ से नदियों का रास्ता आपको मिलेगा, नदियों का इंपॉर्टेंस आपको यहाँ मिलेगा। भाखड़ा और नांगल जो डैम है, इसी की बाउंड्री पे मिलेगा। भाखड़ा आपको इधर मिलेगा हिमाचल में, और नांगल पंजाब में। तो इंपॉर्टेंट लेक गोविंद सागर लेक, गोविंद, गुरु गोविंद सिंह के नाम से वो जो लेक है भाखड़ा वाली, वो क्या है? गोविंद सागर लेक। नांगल लेक जो है उसको रामसर साइट डिक्लेयर किया है पिछली बार 2020 में, उसको रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया। पंजाब में जो नदी है, केवल पंजाब में ही बहती है, कौन सी नदी? ब्यास,
पूरी तरह से पंजाब में ही खत्म हो जाती है। वो अपने आप में पूरी ही रामसर साइट है, पूरी की पूरी नदी, ब्यास नदी, पूरी की पूरी नदी को ही रामसर साइट घोषित किया हुआ। तो ब्यास नदी, ठीक है। इसके बीच में दोआब भी लिखेंगे, 5 4, हर 2 नदियों के बीच में दोआब है, दोआब। तो पंजाब की ये जो नदियां हैं, ऊपर सबसे बड़ा दोआब उधर इंडस से जो मिलता है। दरअसल कुल मिलाकर के नदी जो है वो इंडस ही बसती है, और सबसे बड़ी नदी के रूप में जो बन जाती है वो चिनाब जाकर के फिर इंडस में मिलती है, बाकी सब चिनाब में मिल जाती है, ठीक है। मूल नदी जो होती है वो, ये जो 5 नदियां हैं ये चिनाब में मिल जाएंगी, और ऊपर हो जाएगी सिंधु नदी। वो सिंधु नदी जो आ रही है उसमें अंततः चिनाब मिल जाएगी। तो मूल नदी जो है वो, इसीलिए पूरी की पूरी इंडस वैली आप उसको कह सकते हो। और ये पहले इधर बहती थी, जिसमें आपको गुजरात और ये सब मिलते हैं, हरियाणा, और ये पहले इधर बहती थी, लेकिन वही उथल पुथल की वजह से वो शिफ्ट हो गई, और उसी से इंडस वैली सिविलाइजेशन शायद खत्म हुई, ऐसे अनुमान लगाया जाता है। इतिहासकार मानते हैं कि, और इसी से सरस्वती नदी जो थी, वो सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, ठीक है, उसी उथल पुथल में। तो वो जो, चाहे अर्थक्वेक था, चाहे वो और कुछ भूगर्भिक हलचल थी, जो भी, बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें हम किसी एक में नहीं जा सकते, क्योंकि खुद जो जियोलॉजिस्ट हैं उनके भी अलग अलग मत हैं, हिस्टोरियंस भी अलग अलग तरीके से बात करते हैं, इसलिए हम किसी एक मत पे नहीं जा रहे। लेकिन इंडस जो है पहले इधर ही थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है उधर वाली इंडस रिवर सिस्टम, जब हम बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम, तो ये 5 पंजाब की नदियां इंडस रिवर सिस्टम में जाएगी, इंडस रिवर सिस्टम। तो इंडस की सहायक नदियां देख लीजिएगा, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, श्योक नदी, और वो ऊपर जो आपको मिलेगी वो इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी के तौर पे मिलेगी। तो पढ़िएगा आज जाकर के, इंडस रिवर सिस्टम जाकर के पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट नदी। और वहां जाकर मैंने बताया था, नंगा पर्वत के वहां जाकर के वो यू टर्न ले रही है, सेंसेशियल टर्न, और वो पाकिस्तान में प्रवेश कर रही है। तो जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 के आसपास, जो 59-60, तो वो जो इंडस वाटर, सिंधु जल समझौता जो है, वर्ल्ड बैंक उसका मीडिएटर है एक तरह का, तो आर्बिट्रेशन उसका है। उसमें ऊपर की जो 3 नदियां हैं, इंडस और ऊपर की 2, तो रावी, चिनाब, झेलम, सतलज और ब्यास, ब्यास और सतलज, जो ये जो है, ये पूरी ऊपर की 3 नदियां का पानी जो है वो पाकिस्तान उपयोग में लेगा, उस पर हम कोई प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे। और उस पानी को पूरा फ्लो, नेचुरल फ्लो जो है वो पाकिस्तान के अंदर जाने देंगे, और नीचे की जो 3 नदियां हैं इनके ऊपर हम डैम बना सकते हैं, हमारे प्रोजेक्ट हम लोग लगा सकते हैं, इसका उपयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे अधिकांश जो डैम हैं वो आपको इन्हीं नदियों के ऊपर दिखेंगे। लेकिन फिर भी कुछ विवादास्पद परियोजना है जो मैंने इसमें पावर प्रोजेक्ट्स बताए हैं, बगलीहार है, हाँ और भी है, बहुत सारी, 6-7 विवादास्पद है, डिस्प्यूटेड है, जिसके ऊपर पाकिस्तान ऑब्जेक्शन लेता है। तो वो हमारी इन्हीं नदियों के ऊपर है, खास करके झेलम के ऊपर भी बात आती है। तो झेलम जो है वो पूरी तरह से कश्मीर घाटी, कश्मीर घाटी, उधर ग्रेट हिमालयन रेंजेस हो जाती हैं, इधर आपकी पीर पंजाल हो जाती है, और ये जो श्रीनगर जो बसा हुआ है वो झेलम की घाटी है, झेलम आती है, ठीक है। श्रीनगर जो है डल झील के पास से होकर के निकलती है। डल झील उसका इस तरह से पार्ट नहीं है, लेकिन ड्रेनेज उसका फ्लड एरिया का पार्ट है। तो जब कभी फ्लड रीजन बनता है, जब कभी बाढ़ आती है झेलम में, तो फिर वो डल झील में उसका पानी बढ़ जाता है, यानी झेलम की बाढ़ श्रीनगर को भी डुबाती है,
ठीक है। तो ये आपको पूरा झेलम रिवर जो है श्रीनगर घाटी, कश्मीर घाटी, और वो अपने साथ जो बहा करके लाती है उस मिट्टी को बोलते हैं करेवा। करेवा, उसी में केसर की खेती होती है, सेफ्रॉन। तो केसर उसी में पैदा होती है, झेलम की उस मिट्टी में जो वो बहा करके लाती है। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो जम्मू कश्मीर में ये हो जाता है, और इसी वजह से वो पूरी घाटी बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, हरी भरी भी है, और उसी के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं झेलम के ऊपर, ठीक है। तो वो पूरा मूव करती है, ऐसे घूमती है, और कश्मीर घाटी, कश्मीर वैली तैयार करती है। तो कश्मीर वैली की सुंदरता और झेलम, तो इम्पोर्टेंस दोनों का आपको समझ में आएगा। साथ में केसर की खेती, साथ में दोनों तरफ रेंजेस, ऊंची ऊंची रेंजेस, और ऊपर तो ग्रेट हिमालयन वाला पार्ट है, तो उस पर तो आपको बर्फ़ भी मिलेगी, और इसीलिए वो विंटर में बिल्कुल लगभग क्लोज हो जाता है, क्योंकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होता है और ज़्यादा बर्फबारी होती है, ठीक है। और यहाँ जो ग्लेशियर्स हैं वही उसके पानी का सोर्स है, उसी की वजह से वो पानी नीचे तक बहता है और बारहमासी नदी के रूप में वो दिखाई देती है, ठीक है। तो ये आप बनाइए। मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ एक दृश्य बनाऊँ ताकि आपका इंटरेस्ट जगे। बाकी तो चीज़ें सिंपल है, बहुत आसानी से हो सकती है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स में अमरनाथ मिलेगा, ऊपर ग्रेट हिमालयन वाले में अमरनाथ, और नीचे धौलाधर में आपको वैष्णो देवी, धौलाधर रेंज में आपको मिलेगी वैष्णो देवी। तो दो बड़े हिंदू तीर्थ स्थान आपको यहाँ मिलेंगे। बाकी कुछ चीज़ें श्रीनगर के आसपास, ठीक है। तो श्रीनगर से जो उधर का रास्ता है अमरनाथ का, उसमें सोनमर्ग, गुलमर्ग, वो रास्ते हैं। अभी बहुत सारे वहाँ पर कैनाल्स, वो सॉरी टनल्स बन रही हैं, तो टनल्स की लिस्ट बना लीजिए। जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में टनल्स, बहुत लंबी लंबी टनल है, 10-10 किलोमीटर लंबे टनल्स हैं, जिससे रास्ते बहुत छोटे हो जाएंगे। चिनाब पे बहुत बड़ा पुल भी है, बहुत ही दुनिया का सबसे ऊंचा पुल, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल भी वहाँ तैयार हो रहा है, ब्रिज, आर्च ब्रिज, देखिएगा उसको। तो ब्रिज, इंपॉर्टेंट ब्रिजेस एंड इंपॉर्टेंट टनल्स, ये भी उसका पार्ट हो जाएंगे। ये सब आपके ज्योग्राफी के, ट्रांसपोर्ट में और इकोनॉमिक ज्योग्राफी का हिस्सा है। ये मैप से बहुत अच्छे से आप लोग समझ सकते हैं। तो आपका सप्ताह भर का टारगेट अच्छा खासा लग रहा है कि नहीं? हाँ, इंपॉर्टेंट टनल्स एंड इंपॉर्टेंट ब्रिजेस, ठीक है। रेलवे ब्रिज ऑल्सो, वो रेलवे ब्रिज है जो आर्च, और सामान्य ब्रिज हैं वो तो है ही। तो जम्मू कश्मीर में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। और ख़ास करके हम दो तरीक़ों से फोकस कर रहे हैं, स्थानीय लोगों के फ़ायदेमंद के हिसाब से भी और हमारी फ़ौज के पहुंचने के हिसाब से भी, ताकि कारगिल जैसी सिचुएशन आती है या कल से और कोई ऐसा हमला होता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती तो हम आसानी से अपने ट्रूप्स को वहाँ पहुँचा सकें, आर्म्स एम्यूनेशन को भी जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचा सकें। तो ये उसका मुख्य उद्देश्य। तो इसलिए हमारा इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है अभी लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में। पूरा जो चाइना के साथ हमारी पूरी बॉर्डर है उसमें हम लोग रोड बना रहे हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO बनाता है, यहाँ सारा काम करते हैं BRO। पहले ITBP करता था सब, ऊपर इंडो टाइबेट बॉर्डर पुलिस, पहले वही रोड बनाते, अब हमने एक BRO बना लिया तो उसको भी बनाए। BRO क्या है और BRO के लंबे रोड कहाँ कहाँ हैं, तो अंतिम जो गांव हैं, अंतिम जो टनल्स हैं, अंतिम जो रोड्स हैं जो लास्ट बिल्कुल बॉर्डर से जुड़े हुए, वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। हमारा PWD नहीं बनाता है, सामान्यतः रोड PWD बनाता है, स्टेट PWD, सेंट्रल PWD, ये रोड बिल्कुल इधर सिविलियन एरिया में बनाते हैं। अब ये जो बन रहा है सब उधर का, ठीक है, और उसका सामरिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है बॉर्डर के साथ। तो ये भी, ये चूंकि हम पूरा हम पढ़ेंगे ना ऊपर अरुणाचल से लेके यहाँ तक जम्मू कश्मीर तक, तो इसमें बॉर्डर
का बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्ट्रक्चर में, हर टनल में और हर जगह पर उसका इंपॉर्टेंस उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो वो आपको करंट अफेयर्स से और उससे जुड़ता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, चलिए, तो लगभग हमने यहाँ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है दाचीगाम नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर के बिल्कुल पास में दाचीगाम। हांगुल एनिमल का नाम है, कश्मीरी स्टेक हांगुल, यहाँ का इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क दाचीगाम नेशनल पार्क। और कश्मीरी स्टेक, ठीक है, उधर कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व बताया था आपको। ठीक है, चलिए, तो अभी आइए इधर आ जाइए, उत्तराखंड में आ जाइए। वो पोंटा साहिब एक थोड़ा सा लिख लीजिएगा यहाँ पे, पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश में, यमुना बैराज जहां बना है, यमुना बैराज, यमुनोत्री के ऊपर बंदरपूंछ जो जगह है, वहां से यमुना, वो जो बंदरपूंछ ग्लेशियर है वहां से यमुना निकलती है, ओरिजिनेट होती है, हिमाचल प्रदेश में आती है और फिर वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। हरियाणा के वहाँ जो है थोड़ा सा एक ऐसा हिस्सा है जो सीधा हिमाचल प्रदेश को उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। ठीक है, सीधा उत्तर प्रदेश जुड़ जाता है ऊपर जाकर के। इसलिए कई बार ऐसे सवाल जब आएंगे कि आप शिमला से चलते हो बेंगलोर तक, तो रास्ते में कितने राज्य पड़ते हैं? सबसे कम। तो ऐसे में फिर आपको दिमाग आना चाहिए, आप सोचोगे कि हमने तो हरियाणा से वहाँ से निकलना है, हिमाचल से शिमला, तो पक्का जो है वो हरियाणा या उत्तराखंड के अंदर होते हुए ही हम इधर आ पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप सीधा उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाएंगे हरियाणा से। आप तो अच्छे से नक्शे को जब आप देखोगे तो वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसलिए अगर आपने यमुना बैराज पढ़ रखा है तो बात बन जाएगी। पोंटा साहिब, वहाँ पर एक तीर्थ स्थान है सिखों का, पोंटा साहिब। देखिए, ज्योग्राफी को आपको बहुत शिद्दत के साथ जीना है, उसको बहुत सरल हो जाएगी, उसको जिएंगे तो बहुत सरल हो जाएगी। इधर जो क्वेश्चन आया था कि अगर आप यहाँ से चलते हैं कोहिमा से या इधर से दिसपुर से, आसाम से, ऊपर उधर का बताया था उसने, कोहिमा उधर का बताया था, नागालैंड। तो कोहिमा से आप इधर चलते हैं गुजरात में, गुजरात तक आते हैं, तो इतने में कितनी जगहों, कितने राज्यों से होके गुजरना पड़ेगा? तो वहाँ बहुत आसान है, वहाँ सीधा आसाम में प्रवेश करते, क्योंकि आसाम सीधा वहाँ टच हो रहा है। तो वहाँ और कोई दूसरे राज्य में जाने की जरूरत नहीं, आपको सीधा आप आसाम में प्रवेश कर जाते। और सीधा आसाम में प्रवेश करते ही इधर फिर आपको वेस्ट बंगाल मिल जाएगा सीधा, क्योंकि दार्जिलिंग वाला पार्ट जो है वो पूरा उधर जुड़ा हुआ है ऊपर। तो वेस्ट बंगाल ऊपर तक जाता है। देखा जाए तो वेस्ट बंगाल का ऊपरी हिस्सा नॉर्थ ईस्ट हो जाता है। वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का पहनावा, खाना पीना सब नॉर्थ ईस्ट वाला ही, वही आसाम वाला हो जाता है। हाँ, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, तो वो बहुत पतला सिलीगुड़ी कॉरिडोर से आप होकर के नीचे आ जाते हैं और तुरंत आते हैं, तो फिर बाद में वेस्ट झारखंड से इधर से जुड़ जाते हैं और फिर सीधा आपको छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से फिर आपको इधर आने की जरूरत नहीं पड़ती मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ आपको फिर आंध्र प्रदेश से जोड़ दें और आंध्र प्रदेश सीधा कर्नाटक पे यहाँ ले आता है। या आपको महाराष्ट्र की सिटी बताई तो एकदम उधर जोड़ देगा, नहीं तो इधर जोड़ देगा। तो आप गोवा तक उधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। तो ज़्यादा स्टेट नहीं पड़ते। हमको लगता है कि एक उस कोने से इस कोने में इतने स्टेट होंगे, 9 स्टेट होंगे, 8 होंगे, नहीं, फिर उतना नहीं होता, फिर संख्या कम हो जाती है। ऊपर से नीचे आते तो 4 ही पड़ते हैं। ठीक है, उसको भी काउंट कर लेंगे, जिससे आप निकले हो उसको भी काउंट कर लेंगे। तो ऐसे जब सवाल आएंगे तो फिर आते हैं, यूपीएससी पूछता है, तो उसका मतलब है कि आपको मैप की समझ है कि नहीं। अब आप चाहे यमुना बैराज से जोड़ रहे हो, चाहे उसको यमुना बैराज से जोड़ रहे हो कि यमुना नदी आती है तो किस किस रास्ते से होकर निकलती है, चाहे आपको किसी भी वजह से वो याद हो,
डैम की वजह से याद है, झील की वजह से याद है, रामसर साइट की वजह से है, नेशनल पार्क की वजह से है, किसी घटना की वजह से है। किस वजह से आपको वो याद है उससे कोई लेना देना नहीं। इसलिए ज्योग्राफी को घेर लीजिए, सभी जगह से गिरेगी वो, और सब एक दूसरे के अंदर पड़ोसी जो है उसमें मिलते हुए चले जाएंगे। तो किस राज्य की बॉर्डर किस किस से मिलती है वो भी सारा आ जाएगा। शेयर करती है कि नहीं? तो मध्य प्रदेश की बॉर्डर झारखंड से शेयर करती है कि नहीं? नहीं करती। उत्तर प्रदेश से शेयर करती है। तो अगर झारखंड जाना होगा तो एक राज्य बीच में पड़ेगा, हाँ, एक राज्य बीच में लेना होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको, तो फिर बॉर्डर की वाला जो इशू है वो उतना बड़ा नहीं रहेगा। तो वो दरअसल क्या है कि आपको एंटायर घूमना है ना, पूरे इंडिया में घूमना है, पूरा ऑल इंडिया सर्विस करनी है। आप ऑल इंडिया सर्विस की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके ट्रांसफ़र होंगे, बार बार आपको नौकरी करने के लिए जाना पड़ेगा, बीच बीच में ड्यूटीज़ लगेंगी आपकी चुनाव में, इधर उधर पूरा इंडिया घूमना पड़ता है दिन भर। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए ना। तो देखा जाए तो आपने वर्किंग एरिया को ही देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, पर उसको जीवंत बना रहे हैं। उसके लिए आपको मैप लेके उस समय में बैठने की जरूरत नहीं है, आपके पास आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो इसको सहज रूप में करिए, इसको बर्डन मत मानिए कि ये बहुत टफ है, ऐसा नहीं, बिल्कुल सहज। ये तो होना ही चाहिए, ये हमारा ही देश है, हम तो अपने ही देश को पढ़ रहे हैं, हम कौन सा ईरान इराक पढ़ा रहे हैं हम तो अपने ही देश की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यमुना नदी के रास्ते पे आपको जो जो पढ़ते हैं, तभी तो आता है कि यमुना का फिर पानी उसने रोक लिया, ये साजिश तो हरियाणा की है, दिल्ली में फिर केजरीवाल चिल्ला रहे हैं, उधर वो केंद्र सरकार वाले बोल रहे हैं, फिर ये है। तो ये सब तमाम चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा पॉलिटिकल वाला भी देख लीजिएगा, यूनियन टेरिटरीज, नेशनल कैपिटल रीजन। तो एनसीआर अलग चीज़ है और नेशनल कैपिटल रीजन बिल्कुल अलग चीज है, और एनसीटी, ठीक है, वो अलग चीज है। तो दिल्ली विधानसभा जो है वो 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ओनली, तो दिल्ली विधानसभा केवल उनकी है। बाकी एनसीआर में तो आपको दूसरे स्टेट्स बहुत सारा आ जाए, गाजियाबाद भी आ जाए, इधर नोएडा भी आ जाता है, इधर गुड़गांव भी आ जाता है। और ये हरियाणा में है, वो उत्तर प्रदेश में नोएडा, ऊपर वो उत्तर प्रदेश में आ जाता है गाजियाबाद, यूँ देखो तो। लेकिन यहाँ मिला जुला के हम उसको बोलते हैं एनसीआर, जबकि एनसीआर का कोई लीगल जो है वो कोई कुछ है नहीं, वैसे ही उसका कोई ये देखा जाए तो ऑफिशियल जो है वो टेरिटरी नहीं है। ठीक है, तो ये, तो इसको बनाइए। बाकी तो संविधान के संशोधन के द्वारा बना हुआ है। दिल्ली को राज्य का दर्जा, दिल्ली स्टेट जिसको हम बोलते हैं, वो तो संविधान संशोधन के माध्यम से। कौन सा संविधान संशोधन? 69, गुड। वहाँ हमने असेंबली का दर्जा दिया है, ये सब। तो ये जब आप देखोगे तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न को भी जोड़ लीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, प्रशासनिक वर्गीकरण, विभाजन, उसमें यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स की बाउंड्री, किसकी बाउंड्री किसके साथ शेयर कर रही है वो। ठीक है, तो फिर नदियां कहाँ से प्रवेश कर रही है, कौन से राज्य से किस राज्य में प्रवेश कर रही है, उसकी कौन सी सहायक नदी किस राज्य से राइट साइड से आकर के मिल रही है, किस में वो लेफ्ट साइड से आके मिल रही है, वो आपको साथ के साथ तैयार होता जाएगा। ठीक है, सरल लग रहा है कुछ बोलने से, है ना? हमारे बोलने मात्र से अगर वो सरल होता है तो हम बोलेंगे, फ़ायदा होगा आपको। हाँ, चीज़ें तो है, आपने कई सारे लेक्चर सुने होंगे और भी यूट्यूब पे एक से एक चीज़ें, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं थोड़ा सा जीवंत बनाऊँ, उसमें एक जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी का हिस्सा बना रहा है, एक कहानी है, एक तरह की भारत की कहानी है ना, भूगोल के रूप में। तो ये भारत की कहानी है। और भारत माता को तो हम वैसे भी मुकुट के तौर पे जम्मू कश्मीर को और ऐसे मानते हैं ना, कि सागर पैर पखारता है, तो वो तो केरल और तमिलनाडु तो हमारे भारत माता के पैर ही हुए। लंबाई में है भी सही, वो पूरा शेप भी है।
और जब हम भुजा और उसकी बात करते हैं तो वाकई में आसाम पूरी एक भुजा दिखाई पड़ती ना ऐसे, उधर कच्छ तक चला जाए तो इधर एक भुजा दिखाई पड़ती, हाथ थोड़ा नीचे ले जाइए बस ऐसा लगता है कि वाकई में पूरा एक उसको अगर आप ह्यूमन पिक्टोरियल फॉर्म देना चाहो तो दे सकते हो। तो इसलिए तो वो सूट करता है नक्शे। कई लोगों को वही बुरा लगता है कि ये तो आप मतलब माता का पूजन करवा रहे हो, लेकिन मदरलैंड तो वो भी बोलते हैं, मुसलमान भी मादरे वतन बोलते हैं, तो मादरे वतन तो हो ही गया। इंग्लिश में मदरलैंड बोल दीजिए, हम भारत माता बोल देते हैं हिंदी में। हिंदी की यही खूबसूरती है कि वो स्वरूप लेके आ जाता है, एक स्वरूप निकल आता है हिंदी में। ये इंग्लिश में नहीं आता, किसी भी लैंग्वेज में नहीं आता। इसलिए एमबीबीएस जो है हिंदी में कराया जा रहा है, क्योंकि हिंदी में ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं आप। हिंदी मीडियम में कोई सोच नहीं सकता था कि लाइफ साइंस, मैंने लाइफ साइंस हिंदी में भी पढ़ा और इंग्लिश में भी पढ़ा। मैंने यूपीएससी, मेरा जोलॉजी ऑप्शनल था, जोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। मैंने हिंदी मीडियम से भी क्रॉस किया और इंग्लिश से भी क्रॉस किया, दोनों मीडियम से मैंने क्रॉस किया। इतना लिटरेचर नहीं है, अवेलेबल नहीं है उतना हिंदी मीडियम में, लेकिन फिर भी हमने किया, ट्रांसलेशन करके भी किया। लेकिन लिटरेचर अवेलेबल हो तो अब तो बहुत सारा आ गया, धीरे धीरे तो बहुत सारा आ गया। अब तो मेडिकल साइंस हिंदी में, अगर हिंदी में मेडिकल साइंस पहले होता तो शायद मैं भी डॉक्टर होता, क्योंकि हम लोगों के अंदर भी एक हिचक थी, डर थी, हेजिटेशन था। गांव के स्कूल में पढ़ते थे 12वीं तक, तो एक डर लगता था, इंग्लिश से डर लगता था। ऐसा लगता था कि हम एमबीबीएस फर्स्ट सेम में जाएंगे तो शायद बहुत इंसल्ट होगी, बहुत रैगिंग होगा, क्योंकि इंग्लिश नहीं जानते हैं और प्रोफेसर तो हिंदी बोलेगा नहीं, और वाकई में नहीं बोलते थे, तो बहुत दिक्कत आएगी। और इंग्लिश के साथ एक ऐसा जुड़ा हुआ है कि अगर कोई इंग्लिश बोलता है और बहुत तेज बोलता है और बहुत फ्लुएंट बोलता है तो वो चरित्रवान है, बहुत ऊंचा आदमी है, उसके पास मतलब बहुत वो है, तो उधर से उसको बहुत सारे मार्क्स या बहुत सारा प्लस पॉइंट उसके साथ ऐसे ही जुड़ जाता है। जबकि वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो झूठ नहीं बोलता है, वो धोखा नहीं देता है, उसका चरित्र बहुत ऊंचा है, जबकि इन चीज़ों का उसके साथ, स्पीकिंग के साथ और उसके साथ कोई लेना देना नहीं। कई बार वो बहुत ही घटिया आदमी है और एक नंबर का आवारा भी है, एक नंबर का घटिया भी है, एक नंबर की तमाम दुनिया की जितनी बुराइयां हैं उसके अंदर है, बट प्रोफेसर्स का चाहता है, ज़्यादा मार्क्स भी लेके आता है मात्र इंग्लिश होने की वजह से। तो ये तो पूरे भारत ने सहा है, पूरे भारत ने सहा है। और ये प्रयास यहाँ से मध्य प्रदेश से जो हुआ है, तो ये वाकई में एक बहुत ठीक है, प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। शुरुआत में दिक्कत होगी, थोड़ी आलोचना भी होगी, हंसी भी उड़ेगी, लेकिन अब एमबीबीएस की सीट्स भी 10-10, 15-15 हज़ार के एक स्टेट में, यहाँ मध्य प्रदेश स्टेट में तो बहुत ज़्यादा सीट्स, हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन गया है। और जब हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन गया और इतनी ज़्यादा सीट्स है, तो हमारे टाइम पे तो टोटल सीट्स ही 700 थी, 700 सीट होती थी, बल्कि और कम थी, शायद कम थी। और अब जब हजारों में सीट्स है और केवल इंग्लिश मीडियम के लोग फ़ायदा उठाएंगे, तो मुझे लगता है तो नुकसान है। रूरल एरिया के जो बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं, SC ST के जो बच्चे हैं, वो तो इंग्लिश मीडियम में महंगे, इंग्लिश मीडियम में 2 तरीक़ों से नहीं पढ़ाया जाता। एक तो जो समर्थ हैं वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं, लेकिन कई बार लोग समर्थ होने के बावजूद भी इंग्लिश मीडियम में इसलिए नहीं पढ़ाते कि कॉन्वेंट स्कूल में कई हिंदू धर्म के प्रति जो आस्था रखते हैं, हमारे गायत्री परिवार जैसी संस्था में जो लोग हैं, वो लोग सोचते हैं कि वहाँ क्रिश्चियन चीज़ें सिखाई जाएगी कॉन्वेंट स्कूल में, और इसको क्रिश्चियन बना देंगे, और ये वहाँ इंग्लिश बोलते बोलते ये लोग फिर वो उन्हीं की रिचुअल्स और उन्हीं की परंपराओं में उसमें फंस जाएंगे। तो इनको इधर ही रखो। मैं ढेरों सरस्वती स्कूल के बच्चों को जानता हूँ जो सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बट वो इंग्लिश मीडियम में नहीं होने की वजह से वो कई चीज़ों से बाहर हो गए।
क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम में नहीं थे, क्योंकि उनके माता पिता कुछ सिद्धांतों से जुड़े थे, संगठन से जुड़े थे, आरएसएस से जुड़े थे, कुछ लोग गायत्री परिवार से जुड़े हैं। कुछ माता पिता इंग्लिश पसंद ही नहीं करते, सिद्धांतवाद की वजह से पसंद नहीं करते। खुद गांधी जी जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को गुजराती मीडियम में पढ़ाया, तो उनके बच्चे सब गाली देते थे, बोले तुम तो वहाँ ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज पता नहीं कहाँ कहाँ जाके आ गए, मतलब हमको यहाँ गुजराती में पढ़ा रहे हो, कमाल है, हम अपना करियर न बनाए। उन्होंने कहा नहीं, मेरा सिद्धांत है कि हमने हमारी मातृभाषा हो। उन्होंने कहा ये कमाल आदमी है। तो एक पीढ़ी पहले इंग्लिश थी, दूसरा में तो बाद में तो उसको 4-5 और फ्रेंच और जर्मन और एक आध और बढ़ानी चाहिए ना उसको, इंग्लिश के साथ साथ अगली पीढ़ी में तो और एडवांस होना चाहिए। उसने और गुजराती में कर दिया उसको, गांधी जी। तो ऐसे बहुत लोग हैं गांधी जी जैसे। तो हमारे फादर भी ऐसा नहीं था कि उनके पास पैसे नहीं थे या वो पढ़ा ही नहीं सकते थे, वो भी टीचर थे, प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर रहे, प्रिंसिपल रहे, तो मुझे लगता है इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते थे। लेकिन उस समय के ये जो मानसिकता थी, वो मानसिकता थी कि नहीं हिंदी में कराएंगे, हमारी मातृभाषा में कराएंगे। अब फिर वो लोग तो फिर डॉक्टर ही नहीं बन पाएंगे। ऐसा नहीं कि 90% लोग अभी इंग्लिश मीडियम ले लेंगे, अभी यहाँ पर हिंदी मीडियम लेंगे नहीं, वो हिंदी वाले भी हिंदी नहीं लेंगे, वो इंग्लिश में ही करेंगे। लेकिन उनके पास एक ऑप्शन रहेगा, उनको डर नहीं लगेगा, उनको लगेगा किसी दिन मुझे अगर कोई दिक्कत आई मेडिकल कॉलेज में तो मैं हिंदी में शिफ्ट कर जाऊँगा। अगर मुझे बैक लगती है, मेरा सेमेस्टर नहीं निकलता है और ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे मेडिकल कॉलेज छोड़ने की नौबत नहीं आएगी, मेरी रैगिंग नहीं होगी, प्रोफेसर मुझे ताना नहीं मार पाएंगे तुम यहाँ कर क्या रहे हो अगर तुमको इंग्लिश नहीं आती है तो। मैं उनको कहूँगा मुझे हिंदी दीजिए, ठीक है, और ऐसा मैं मेडिकल कॉलेज में सरवाइव कर जाऊँगा। तो मुझे लगता है उनके लिए एक ऑक्सीजन है, रूरल एरिया के लोगों के लिए, बहुत ही ऐसे साधारण पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए, या जिनके परिवार ने संस्कारों के रूप में हिंदी उनको दिया है, उनके लिए। तो ये बहुत अच्छा प्रयास है, उसको पॉजिटिव तरीके से देखने। इंटरव्यू के लिए मैं बता रहा हूँ, MPPSC का जो लोग इंटरव्यू देंगे, अभी मेंस का रिजल्ट आएगा अगले सप्ताह या अगले महीने में, तो आप देखोगे कि इंटरव्यू होगा तो ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। UPSC में आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि आप भोपाल से जाओगे, मध्य प्रदेश से जाओगे, तो आपसे पूछा जाएगा UPSC के इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में ये सवाल बहुत आते हैं। आपके यहाँ तो हिंदी में करवा रहे हैं, आप पक्ष में बात रख दीजिए, जैसे मैं रख रहा हूँ, आपका आंसर बहुत शानदार हो जाएगा, क्योंकि सरकार के तो फेवर में बोलना पड़ेगा ना आपको। अगेंस्ट में क्या बोलोगे? मुझे नहीं लगता हिंदी मीडियम के अगेंस्ट में बोल करके आप क्या कर लोगे। अगेंस्ट में क्यों बोलोगे? मातृभाषा है भाई। अरे मरीज भी तो अपनी बात इंग्लिश, कौन सा इंग्लिश में समझाएगा मरीज? 1% मरीज भी नहीं आते होंगे किसी डॉक्टर के पास जो इंग्लिश में अपनी प्रॉब्लम रखते हो। अच्छा इंग्लिश मीडियम का आदमी भी उसको एक हथौड़ा मारो पाँव पे तो हिंदी बोलने लग जाएगा। हिंदी में ही बताएगा। ओई माँ और ये सब, ओ बाप रे, ये तो हिंदी में ही करता है ना आदमी। ओ गॉड, ओ माय गॉड, ये कौन बोलता है? नहीं बोलता ना इंग्लिश में। तो सब हिंदी ही है। रही बात टर्मिनोलॉजी की, तो हम भी पढ़ा रहे हैं, हम भी तो आपको पढ़ा ही रहे हैं। टर्मिनोलॉजी तो इंग्लिश में ही बता रहे हैं। यही इंग्लिश मीडियम है, बस बहुत है और क्या है। तो मीडियम वाला भी इशू काफ़ी हद तक आपका ठीक हो गया होगा। तो UPSC में भी लगभग यही है, धीरे धीरे हो भी जाएगा, क्योंकि मोदी जी को भी ऐसी आती है जैसी हम बात कर रहे हैं। इतना ही आता है उनको, ज़्यादा आता ही नहीं है। वो हैं और हमेशा ये दो जब तक रहेंगे तब तक तो आपका हिंदी करा के मानेंगे। अब इनका अगर कहीं पत्ता कट गया तो बात अलग है, अदरवाइज ये जो दो लोग हैं तब तक हिंदी जिंदाबाद रहेगी। ठीक है, तो हिंदी के लोग अब बहुत सेलेक्ट होंगे UPSC में, चिंता मत करो। तो पहले हमने थोड़ी सी आपकी हिम्मत तोड़ी थी, अब थोड़ी वापस बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमको इससे बहुत अच्छा लगा, खास करके क्योंकि हम लोग जब थे तब हम लोगों को खुद फील होता था, वो चीज़ फील होता था, नहीं आता था। कोचिंग भी ज्वाइन करते थे हम लोग, इंदौर में कोचिंग करते थे PMT का, मेडिकल का एंट्रेंस के लिए, तो वहाँ हम लोगों को समझ में नहीं आता था। आगे जो बच्चे बैठते थे वो इंग्लिश बोलते थे, सर भी इंग्लिश बोलते थे, उन दोनों का आपस में किटर पिटर होता था। हम लोगों को पीछे कुछ समझ में नहीं आता था, क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दोनों ही समझ लेते थे आपस में, बस हो गया कोचिंग, सब खत्म। फिर भी हम लोग डेंटल तक और वहाँ तक पहुँचे, हमने MBBS नहीं किया, लेकिन MBBS आसानी से मिल जाता अगर हिंदी को इम्पोर्टेंस दिया गया होता। मटेरियल भी नहीं था, और था तो वो थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा साइटोप्लाज्म में लिख देते तो हमको समझ, वो कोशिका द्रव्य लिखता था तो फिर बहुत दिक्कत आती थी, तो वो थोड़ा सा उसके साथ बदल जाता था।
तो वो बहुत ज़्यादा होता है ना। साइटोप्लाज्मिक वंशागति, तो कोशिका द्रव्यिक वंशागति वो ऐसा लिखता था जब, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एकदम से समझ में आता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का सूत्र कणिका लिखता है तो माइटोकॉन्ड्रिया ही समझ में आएगा ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया, तो अभी जो आपने देखा होगा सैंपल जो यहाँ अमित शाह आए थे और उन्होंने इनॉग्रेशन किया, तो आपने देखा होगा उन्होंने उनकी टर्मिनोलॉजी को वही रखा, वही थोड़ा सा सैंपल दिया था उन्होंने न्यूज़पेपर में। तो पूरे भारत में मदर टंग वाला काम होना चाहिए, मदर टंग में शिक्षा होनी चाहिए, ज़्यादा समझ में आता है, ठीक है। मदर टंग में ज़्यादा समझ में आता है क्योंकि आप सोचते हो उसी में सपने देखते हो, उसी में आप बात करते हो। दूसरा केवल वही वाला किताबी बुकिश नॉलेज थोड़ी होता है। आपके माता पिता ने कोई स्टोरी सुनाई, आपके दादाजी जो आपको कहानियाँ बताते थे, आपकी दादी जो कहानियाँ बताती थी, वो सब आपका हिस्सा होता है ना ज्ञान का। तो आपका सोशलाइजेशन तो हिंदी में, मदर टंग में होता है। तो सोशलाइजेशन एजुकेशन का पार्ट ही नहीं होता, जबकि वो भी पार्ट होना चाहिए। तो सोशलाइजेशन भी आपको बहुत मजबूत करता है, ठीक है। तो ये अब ज्योग्राफी की अपनी एक लैंग्वेज है, इकोनॉमी की अपनी एक लैंग्वेज है, तो वो आपको विकसित करने पड़ेगी, ज्योग्राफी की लैंग्वेज। जैसे ही नीचे आते हैं तो बाबर, खादर, वो जो हम बोलते हैं ना तराई वाला, तो ये लैंग्वेज। अब तराई बोलते समय में एकदम से ये आना चाहिए कि हम उत्तर प्रदेश के उस हिस्से की बात कर रहे हैं जो उत्तराखंड से जुड़ रहा है और बिल्कुल शिवालिक के फुटेल्स हैं, वहाँ की बात कर, वो एकदम से समझ में आना चाहिए। तराई बोलते समय में ऐसा नहीं कि तराई हम देखेंगे, उसमें देखेंगे, पहले गूगल में खोजेंगे, फिर कहीं देखते हैं तराई का मतलब क्या है, वो फिर बहुत लेट हो जाएगा। ये लैंग्वेज है ज्योग्राफी की लैंग्वेज। जैसे मैं अभी बता रहा था रेंजेस, हिमालयन रेंजेस, ठीक है। तो ये चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड देखते हैं जरा। उत्तराखंड में तो बहुत जगह है पिलग्रिमेज साइट्स, छोटा चार धाम जिसको बोलते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ छोटा चार धाम कहा जाता है। बड़ा चार धाम तो हम उसी को बोलते हैं, द्वारिका, उधर रामेश्वरम और इधर गंगा सागर, और तो इसको हम बड़ा चार धाम बोलते हैं, इसको छोटा चार धाम बोलते हैं। तो आप लोग कई बार चार धाम यात्रा देखते होंगे, हिमालय में चार धाम यात्रा, ठीक है। तो ये स्थान है बहुत इंपॉर्टेंट। हरिद्वार अपने आप में एक बहुत बड़ा स्थान है। ऋषिकेश, तो ऋषिकेश शिवालिक हो जाएगा, ऋषिकेश शिवालिक, और ये बाबर हो जाएगा, बाबर। हरिद्वार बाबर प्रदेश, बाबर का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। ऊपर शिवालिक, ऋषिकेश शिवालिक हो जाएगा। दून्स, और ऊपर द्वार बताया था मैंने, द्वार जो होता है DUAR, द्वार उधर वाला जहां पर दार्जिलिंग और वो वाला आसाम की घाटी, जहां पर चाय के बागान है, चाय के बागान, ठीक है। सिक्किम काफी ऊंचा है, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, इधर भूटान के साथ है, और नॉर्थ ईस्ट में आता है। भूटान के साथ जहां बॉर्डर शेयर करता है उसके नीचे, यहाँ आपको ऊपर सिक्किम के वहाँ पर नाथुला दर्रा है ना, दर्रा दिखाई पड़ता है ना, नाथुला दर्रा। और नीचे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ऊपर जब जाएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे तो, हाँ नाकुला नहीं, वो फिर वो वाला जो आ जाएगा जेलेपला, यस जेलेपला, और वो जो वैली जहाँ आपको चाइना के साथ पंगा हुआ था, हाँ चुम्बी वैली, यस चुम्बी वैली, वहाँ पर जगह बताओ। नहीं, जो डोकलाम, यस डोकलाम, ट्राई जंक्शन है, ट्राई जंक्शन, भूटान, चाइना और इंडिया, तीनों के ट्राई जंक्शन पर डोकलाम डेडलॉक, डोकलाम गतिरोध। तो यहाँ करंट अफेयर्स की वजह से वो चर्चा में आएगा, डोकलाम। सिक्किम का नेशनल पार्क बताओ। नहीं, कंचनजंगा, हाँ हाँ, भारत की ऑफिशियल सबसे ऊंची चोटी अभी जो है कंचनजंगा।
ठीक है। उसके बाद आसाम बहुत इंपॉर्टेंट है। आसाम पूरा लंबाई में आपको वहां तक अरुणाचल तक जुड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र का मैदान है पूरा का पूरा। यहाँ नदी द्वीप है माजुली, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली। इसके सवाल बहुत आते हैं। बहुत सारे नेशनल पार्क हैं यहाँ, कई सारे नेशनल पार्क है, लगभग 8 नेशनल पार्क है, ठीक है। और मानस बायोस्फीयर रिजर्व, मानस। उधर दिबांग रिवर आ रही है जो दिहांग में आकर के मिलेगी ब्रह्मपुत्र में, तो दिहांग दिबांग नेशनल पार्क, उसका जो दोनों का प्लेन है उसको दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। और उसी के पास में परशुराम कुंड मिलेगा आपको, पिलग्रिमेज साइट परशुराम कुंड, अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम और ये जो है क्षेत्र, अब यहाँ तो लगभग 90% से ज़्यादा लोग ईसाई हो गए, क्रिश्चियन, क्योंकि ईसाई मिशनरीज वहाँ पहुँची और वहाँ की जो भी ट्राइब्स थी उनको इसमें बदल दिया, ईसाई बना दिया, ठीक है। ऊपर जो अरुणाचल प्रदेश की लास्ट वाला जो हिस्सा है बिल्कुल आखिरी में आपको मिलेगी अका डफला मिरी मिशमी। अका डफला मिरी मिशमी पहाड़ियाँ, हिल्स। अब हिल्स में जाकर के ढूंढेंगे तो मिलेगा आपको, खड़ा ऐसे वर्टिकल आप उसको डिवीजन कर सकते हैं। अबोर मिशमी, सही है। यही लैंग्वेज भी है और यही ट्राइब भी है, जो पहाड़ी के नाम है लगभग वही लैंग्वेज है और वही सारी ट्राइब्स भी हैं। डपला अबोर मेरी मिशमी या डपला, ये देख लीजिएगा उसका रेंज, उसका सीक्वेंस देख लीजिए, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश आपको बहुत अच्छे से करना है, हमारा सबसे ईस्टर्न साइड है, ठीक, और काफ़ी ऊंची जगह भी है। और भारत में सूर्योदय सबसे पहले वहीं होता है, ठीक है ना। तो वो कौन सा अंतिम गांव है जहाँ भी वो लड़का गायब हो गया था, चाइना चला गया था और वो सब, तो चाइना के जो सरकार है, पहले तो जब 62 का जो वॉर हुआ था उसमें काफ़ी हिस्सा चला गया था, इसको हमने वापस लिया है एक तरह से, काफ़ी तक कब्जा हो गया था। अरुणाचल प्रदेश लगभग कब्जा हो गया था, ठीक है ना। ऊपर लद्दाख में भी जो अक्साई चीन है वो तो चला ही गया, लेकिन काफ़ी इधर तक वो लोग आ गए थे। तो चाइना जो है वो उसको दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश में, इसीलिए हम लोगों ने वहाँ BRO के माध्यम से रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। तो अरुणाचल के साथ हमारा, अब अधिकांश जगहों पर जो किसी ज़माने में तो तिब्बत के साथ जुड़ा था, तो वो बौद्ध मठ और वो सब, बौद्ध धर्म ज़्यादा था और हिंदू धर्म का भी कुछ हिस्सा था, लेकिन अब तो वो सब लगभग ईसाई मिशनरीज ने उन सबको क्रिश्चियन बना दिया, ठीक है। तो चाइना के लोग, जो चाइना की सरकार उनको वीज़ा भी नहीं देती ना, वो बोलती कि आप आ जाओ, ऐसे ही हमारे इधर ऐसे ही बिना वीज़ा के आ सकते हो, आप तो चाइनीज़ ही हो, आपको वीज़ा लेने की क्या जरूरत। तो ये बहुत बड़ा विवाद होता है इसका। लेकिन चीनी तिब्बती भाषा परिवार, साइनो टाइबेटन लैंग्वेज फैमिली का पूरा असर आपको यहाँ तक दिखाई पड़ेगा, सिक्किम तक, ठीक है। सिक्किम में भी जो लुशाई और वो जो उसके साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ चीनी तिब्बती भाषा परिवार, साइनो टाइबेटन लैंग्वेज फैमिली इन नॉर्थ ईस्ट, ऐसा करके सर्च करेंगे तो आपको स्टेट में लैंग्वेज का आ जाएगा। नीचे आ जाइए, कौन सा राज्य आ रहा है आसाम से जुड़ा हुआ? मेघालय। नहीं, मेघालय तो इधर है, यस, नागालैंड।
तो नगा समझौता, करंट अफेयर्स में जाएंगे तो नगा एकॉर्ड या नगा समझौता, असम एकॉर्ड भी करना है और नगा समझौता भी। तो नागालैंड खुद जो है वो डिमांड करने लगा था ना बीच में कि हमारा झंडा होगा, हमारा ये होगा, अलग भारत से अलग होगा। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें के डिस्प्यूट हैं। तो ये सब भी पढ़िएगा यहाँ के हिसाब से, ठीक है। नीचे आइए थोड़ा सा और, मिजोरम। मिजोरम में एक चीज, हाँ, मणिपुर। मणिपुर तो हिल्स भी हैं और लोकटक लेक, यहाँ पर थोड़ा सा सबसे इम्पोर्टेंट है लोकटक लेक, केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ। फुमड़ी, वो जो प्लांट्स होते हैं, फुमड़ी है ना, वेजिटेशन जो है फुमड़ी, जिसकी जो फ्लोटिंग होती है, और संगाई हिरण उसी को खाता है। वो वहाँ का स्टेट एनिमल है मणिपुर का, संगाई फ्लोटिंग नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ, लोकटक झील, लेक भी हो गया, रामसर साइट भी हो गया, सब तरह की चीज़ें हो गई ना यहाँ। हाँ, मणिपुर। नीचे मिजोरम। तो मिजोरम में मोलासिस, यहाँ जो पठार तैयार होता है, मोलासिस जो डिपॉजिट्स हैं उनको मोलासिस कहा जाता है। मिजो हिल्स, खड़ी हिल्स है एकदम ऐसे, वर्टिकल हिल्स है मिजो हिल्स। कौन सा नेशनल पार्क है? दंपा टाइगर रिजर्व। और मिजोरम का जो त्योहार आपको बताया था, कूट, चपचार कूट, यस, चपचार कूट। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड। गुड, अभी नवंबर में आएगा, दिसंबर में। हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो चपचार कूट वहाँ का है। मेघालय में आप देखोगे तो 3 बड़ी पहाड़ियाँ हैं, 3, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, और यही जनजातियां भी हैं, यही ट्राइब्स भी, ठीक है। तो मेघालय का बताइए बायोस्फीयर रिजर्व। नोक्रेक, बहुत इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व। हाँ, पर खास करके नोक्रेक का नाम याद रखना है, वर्ल्ड हेरिटेज उसमें भी आता है। मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है। जब आप बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ोगे तो 12 जो है वो इसमें आएगा, वर्ल्ड नेटवर्क मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसमें नोक्रेक भी है, ठीक है। उधर देहांग देवांग के नीचे वहाँ पर आपको काजीरंगा मिलेगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, आसाम, जहाँ पर 1 हॉर्न राइनोसिरोस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। उससे ज़्यादा डेंसिटी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में, जिसमें काजीरंगा से भी ज़्यादा डेंसिटी है। जितना 1 हॉर्न राइनोसिरोस दुनिया में है, उसका 1/3 आपको काजीरंगा और पोबीतोरा में मिलेगा, खास करके काजीरंगा में, लेकिन डेंसिटी के मामले में पोबीतोरा, ठीक है। तो आज आप खास करके आज जाने के बाद आज कोशिश करिएगा कि नॉर्थ ईस्ट का बायोस्फीयर रिजर्व और नॉर्थ ईस्ट का नेशनल पार्क आप लोग देखें, ठीक है। त्रिपुरा में ज़्यादा नहीं है इस टाइप का कुछ पढ़ने लायक, ठीक है। बाकी हिली रीजन तो है, लेकिन उस टाइप का नहीं। चलिए, तो अब इधर आ जाइए।
उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके में, उत्तराखंड का सबसे निचला इलाका तराई वाला इलाका, उधर मानस के नीचे उतर करके आएंगे तो दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, सबसे ज़्यादा डेंसिटी टाइगर की जिम कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। और हरिद्वार के चारों तरफ देखेंगे तो राजाजी नेशनल पार्क, हाथियों के ले जाना जाता है, राजाजी नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क अच्छे से करिएगा, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट। गोल्डन लंगूर के लिए कौन सी जगह जानी जाती है? मानस, गुड। और रेड पांडा के लिए नोरा देही, नहीं, ऊपर सिक्किम, यस, कंचनजंगा और नीचे यही वाला मानस, रेड पांडा। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज जरूर देखिएगा उस हिस्से की, वहाँ से पूछते हैं, सवाल आते हैं उसके, ठीक है, क्योंकि वो एवरग्रीन फॉरेस्ट में आता है, एक तरह से वर्षा वनों में आता है। और मैं नोकरेक इसलिए आ जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना चेरापूंजी और मेघालय के उसमें, तो यहाँ का जो फॉरेस्ट है बिल्कुल अलग है, नोकरेक। तो नोकरेक को इसीलिए उसमें वर्ल्ड हेरिटेज में भी लिया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो फिर आ जाइए, थोड़ा सा हम लोग नीचे आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के रामसर साइट्स हैं उत्तर प्रदेश में अभी बहुत सारी, करीब 8 से 10 रामसर साइट नई जो जुड़ी है ना, नई वाली, उनमें 8 से 10 आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी, ठीक है। पुरानी रामसर साइट में जाएंगे तो आपको सबसे पुरानी तो चिल्का ही है ओडिशा में वहाँ पर, लेकिन इधर जाएंगे तो केवलादेव, राजस्थान में केवलादेव नेशनल पार्क। राजस्थान में बहुत सारी जगह है जो नेशनल पार्क हैं और जिनको रामसर साइट भी बनाया हुआ है। डेजर्ट, अपने आप में डेजर्ट जो है उसका अपना एक फ्लोरा और फोना होता है डेजर्ट का। खेजड़ी, उसके जो वृक्ष होते हैं वो खेजड़ी के वृक्ष होते हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक राजस्थान में मिलेंगे आपको। नदियां ज़्यादा नहीं है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकली है? हरी के बैराज, हरी के बैराज से इंदिरा गांधी की नहर, बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, किसी नदी से भी बड़ी नहर है वो। ऐसा लगेगा नहीं कि वो नहर है, नहर जनरली छोटी होती है। वैसे तो गंगा की नहर भी आप जाके देखोगे उत्तर प्रदेश में, मेरठ के ऊपर और उधर, तो गंगा की नहर भी ऐसा लगेगा जैसे कोई बहुत बड़ी नदी हो। हमारे इधर की तो नदियाँ ही छोटी हैं। वैसे तो हमारे यहाँ तो नर्मदा काफ़ी बड़ी नदी है, लेकिन उनकी नहरें भी जो है हमारे यहाँ की कई सारी नदियों से बड़ी हैं। तो इंदिरा गांधी नहर पूरे जो है पंजाब के उस हिस्से से, बाउंड्री से जाते हुए, मतलब सीमा से लगे हुए, और फिर राजस्थान के रेगिस्तान तक जाती है, और उसको हरा भरा सिंचाई वाला बनाया होता है। इंदिरा गांधी नहर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, किसी नदी से भी अच्छे से याद रखने लायक चीज़ है, ठीक है। तो नेहरू की जो सोच थी ना 1951 से लेकर 60 की, वो आपको यहाँ, और हरित क्रांति की सफलता भी इसीलिए है उस एरिया में। हरित क्रांति की, ग्रीन रिवॉल्यूशन की सफलता इसीलिए, सिंचाई, इरिगेशन। तो जो बिल्कुल सूखा क्षेत्र था, बिल्कुल रेगिस्तान था, उसको इरिगेटेड एरिया बना दिया था। तो 3 बड़े काम थे
इरिगेशन, मैकेनाइजेशन और फर्टिलाइजर। ग्रीन रिवॉल्यूशन में 3 बड़े काम थे। मैकेनाइजेशन यानी मशीनीकरण, तो खूब ट्रैक्टर आपको पंजाब में मिलेंगे, इसलिए पंजाब में कार के बजाय ट्रैक्टर जो है किसी घर का एक हिस्सा होता है। कार तो एक तरह से शौक होता है युवाओं का और वो, लेकिन ट्रैक्टर तो उसमें ज़रूरत होती है, ठीक है, ट्रैक्टर एक ज़रूरत है। तो ट्रैक्टर का होना और मशीनों का होना, मशीनों से खेती करना, फर्टिलाइज़र के साथ खेती करना और इरिगेशन के तमाम जितने तरीके हो सकते हैं उन सबको इस्तेमाल करना, तो उससे जो बम्पर उत्पादन हुआ था और उसमें फिर साथ में सपोर्ट कोऑपरेटिव का और एमएसपी का, तो इसलिए तो किसानों ने, पंजाब के किसानों ने आंदोलन किया, क्योंकि वो तो उठे ही उसी की वजह से ना। और आप कृषि कानून ये वाले बना दोगे तो फिर आप लाइफलाइन कट कर दोगे उनकी, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा गुस्सा उन्हीं को आया था, क्योंकि उनको मालूम है कि वो बने कैसे हैं। और वो जिन, अब गुजरात में ये सब नहीं था ना, तो इनको पता नहीं है कि ये वाला जो चीज़ है ये यहाँ बहुत सेंसिटिव इशू है, तो पंजाब के लिए वो बहुत सेंसिटिव इशू था, तो उसको उससे जोड़ दीजिए। तो आपको वहाँ का, आपको 5 नदियों का पानी, फिर उनकी नहरें, खास करके इंदिरा गांधी नहर, और इसीलिए तो आप देखोगे जो श्रीगंगानगर जिला है राजस्थान का, ये वहाँ पर पंजाबी मीडियम चलता है स्कूलों में, और उसमें कई जगह पर पंजाबी मीडियम चलता है। वो पंजाबी वो ही बोलते हैं, तो उनकी एक लैंग्वेज राजस्थानी नहीं होती, बल्कि क्या होती है, पंजाबी और हिंदी, इससे काम चलाते हैं। तो त्रिभाषा फार्मूला, ट्राई लैंग्वेज फार्मूला है, 3 भाषा का फार्मूला सूत्र वहाँ चलता है। तो 3 लैंग्वेज पढ़ते हो, एक पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश। स्कूल में 3 लैंग्वेज चलती हैं। तो श्रीगंगानगर और वो जो ऊपर का जो हिस्सा है वो पूरा पंजाब के साथ, उस वहाँ का कल्चर भी वैसा ही है पंजाब वाला, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर ने उसको बनाया, वो नहर ने जो है उसको उत्पादन के लायक बनाया, तो पंजाब के साथ ही मिक्स हो गया। ये पंजाबी लैंग्वेज की वजह से नहीं हुआ, बल्कि इकोनॉमी की वजह से, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की वजह से हुआ। अब आ रहा समझ, मतलब किसी राज्य का जो क्षेत्र है वो किसी दूसरे राज्य के साथ जुड़ गया भावनात्मक रूप से, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की वजह से। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी ने कहीं बिल्कुल स्वरूप ही बदल के रख दिया, वो उसके साथ ही जुड़ गया, ठीक है। तो रिश्तेदारी भी उधर होने लगी उनकी, ठीक है। अभी जैसे बैतूल के लोग वो महाराष्ट्र के साथ ज्यादा नजदीकी महसूस करते हैं, हम जहाँ से आते हैं नीमच, मंदसौर, हमारा जो क्षेत्र है वो राजस्थान के साथ जुड़ाव ज्यादा महसूस करता है, उदयपुर के साथ, और वो वहाँ ज़्यादा महसूस करते हैं। उनको लगता है कि ये ज़्यादा नज़दीक, उनमें कोई भी बीमार होता है तो वो उसको उदयपुर लेके जाते हैं, इधर किसी को बीमार होता है कोई तो नागपुर लेके जाते हैं, ठीक है। वो भोपाल नहीं आते बल्कि नागपुर जाते हैं। तो ये जो बॉर्डर एरिया है इनके साथ स्टेट की भावना खत्म हो जाती है, वो अपने स्टेट वाली भावना नहीं रहती। तो उधर जो श्रीगंगानगर वो वाला तो वो बठिंडा और उधर भागता है, पटियाला, और वो उधर जाता है, उधर का इधर आता है। वहाँ उसका अपना खेत लेना, अपनी बेटी की शादी करना बहुत क्लोज लगता है, आसान लगता है, उसको लगता है हम अपनी जगह पर, जबकि आपका स्टेट चेंज हो गया, लेकिन वो अपनापन लगता है, ठीक है। तो कई चीजें जोड़ती है, लेकिन किसी दिन ज्योग्राफी भी जोड़ देगी, वो भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी जोड़ देगी। आप एक नहर बनाओगे, ये करोगे, वो करोगे, और कोई डैम बना दोगे, और उसकी वजह से रिश्तेदारी हो जाएगी और आपस में लोग मिलने जुल कर रहने लग जाएंगे, तो बहुत कमाल की चीज है, ठीक है ना। तो ये है, तो हम लोग अलग नहीं, इसीलिए तो अखिल भारतीय स्वरूप है हमारा, अखिल भारतीय स्वरूप है। बॉर्डर एरिया जितने भी राजस्थान के, अब झांसी वाला आप देखते हो ना, झांसी किस तरह से मध्य प्रदेश में फंसा हुआ सा नजर आता है ना, ललितपुर झांसी वाला हिस्सा, ऐसा लगता है चारों तरफ से मध्य प्रदेश है। अब जब आप ट्रेन से ग्वालियर जा रहे होंगे तब आपको बड़ा अजीब लगेगा, दिल्ली जाइए कभी आप भोपाल से ट्रेन से, तो बीच में उत्तर प्रदेश भी आ जाता, फिर वापस मध्य प्रदेश आ जाता है। ये है क्या, झंझट क्या है, कुछ समझ में नहीं आता, मतलब ये हो क्या रहा है। तो वो अलगाव की भावना नहीं रह पाती, अलगाव की भावना नहीं है, तो उसको भावनात्मक रूप पे भी समझने की कोशिश कीजिए। तो कोशिश कर रहा हूं मैं कि उसको मैं वो स्वरूप दूं। शायद आपने अलग टाइप से फीलिंग ली होगी ज्योग्राफी की, आज महसूस किया कुछ, अपनापन लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा है। जैसे हम भोपाल में पढ़ते हैं, कभी भी आप भोपाल के बारे में न्यूज़पेपर पढ़ते हो और कोई भी खबर आती है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या बता रहा है, नहीं ये वाला तो यहीं से होगा, ये जो कौन सी वो कुटिया है ना उधर, बापू की कुटिया नहीं यार, खाने पीने वाले नहीं वो नहीं, वो बगिया
हाँ शीतल दास की बगिया, मैं सब पहली बार जब सुना ना मैंने कहा शीतल दास की बगिया ये क्या झंझट है। लेकिन जब मैं यहाँ रहने लगा भोपाल में तब फिर मुझे लगा बहुत कॉमन था, वो बहुत कॉमन था कि किसी को भी जुलूस की अनुमति मिलेगी तो इधर। तो फिर श्यामला हिल्स बोलता है तो एकदम वो नहीं लगता श्यामला हिल्स, फिर मेरे दिमाग में आ गया कि श्यामला हिल्स मतलब ये है, अरेरा हिल्स मतलब ये है, कटारा हिल्स मतलब ये। तो जो भोपाल की हिल्स हैं वो अब हमको अजनबी नहीं लगती। हम कम से कम इतना तो बता ही सकते हैं कि वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में, इतना तो बता ही सकते हैं, ठीक है। फिर जो लेक्स के नाम आने लगे, बहुत सारी लेक हैं, तो उनका जब आने लगा, फिर ऐसे छोटी मोटी जगहों के नाम आने लगे, तो धीरे धीरे आप फेमिलियर हो जाते हो। तो फिर आपको अब जब न्यूज़पेपर उठाते हैं तो अब प्रॉब्लम समझ में आती है कि रोड पे कहाँ गड्ढे, मतलब कहाँ गड्ढे हैं, वहाँ है, इसका मतलब वहाँ जाएंगे तो गड्ढों से होकर जाना पड़ेगा। तो वो एक सामान्य सी समझ आ जाती है। ऐसी इंडिया के बारे में हमको आना चाहिए जैसे हमको भोपाल के बारे में आती है। और जिस दिन वो आने लग जाएगी, किताबों की ज़रूरत नहीं है, फिर तो आप ज्योग्राफी में बात करोगे, ठीक है। जैसे हमने कोशिश की आपको ये सारी चीज़ें बताने की। चलिए फिर कोशिश करेंगे इसको बचा हुआ भी रिवाइज कराएंगे, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है समय हो गया और बहुत वास्ट है, इतना जल्दी ख़त्म नहीं हो सकता।